नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश मेवाड़ा। हमारे खास कार्यक्रम में हम हर हफ्ते सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासकीय क्षेत्रों से जुड़ी ऐसी हस्तियों को बुलाते हैं जो अपने क्षेत्र में रहकर कई प्रगतिशील और सराहनीय काम करते हैं। साथ ही हम उनके क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न मुद्दों और विषयों पर भी चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता कुमुद सिंह, जो अपनी सामाजिक संस्था के माध्यम से बेटियों की आवाज़ उठाती रही हैं। साथ ही उन्होंने बेटी बचाने के क्षेत्र में कई सराहनीय काम किए हैं जो हमारे समाज के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। कुमुद जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमारा सबसे पहला सवाल आपसे यही कि आपको सामाजिक क्षेत्र से जुड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली और आपने इस क्षेत्र को क्यों चुना? दरअसल महेश जी, सामाजिक क्षेत्र से जुड़ने की प्रेरणा मुझे अपने परिवार से मिली, जहाँ पर मेरे पिता भी इसी क्षेत्र में थे। वो प्राध्यापक रहे, लेकिन उसके साथ साथ तमाम सामाजिक संगठनों के साथ जुड़ करके और समाज की तरक्की के लिए काम करते रहे। तो बचपन से उसी सानिध्य में पली बढ़ी और धीरे धीरे और दूसरी बात, एक तो परिवार में इस तरह का माहौल मिला और दूसरा समाज में जिस तरह से महिलाओं के साथ व्यवहार किया जाता था वो मुझे बचपन से बहुत आक्रोशित करता था। तो वहाँ से ऐसा लगता था कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे महिलाओं को उनके अधिकार मिल सकें, और इस तरह से मैं इस क्षेत्र में आई मैं यहाँ पर। कुमुद जी, आप जैसे एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि समाज में एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका क्या रहती है और वो समाज के लिए कितना अहम होता है? देखिए, ऐसा है, सामाजिक कार्यकर्ता कोई अलग व्यक्तित्व, मतलब अलग व्यक्ति हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति में एक चूंकि वो एक सामाजिक प्राणी है और समाज की बेहतरी के लिए सोचे, तो हर व्यक्ति एक सामाजिक कार्यकर्ता है। और इस क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता का जो अपना एक महत्व है, हर व्यक्ति अगर जागरूक हो जाए, हर व्यक्ति अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत हो जाए, तो अलग से किसी सामाजिक कार्यकर्ता की आवश्यकता या अहमियत नहीं रह जाती। लेकिन चूंकि जागरूकता की कमी है, शिक्षा की कमी है, और जो हमारे यहाँ योजनाएं हैं और अलग अलग जो बातें हैं वो हर व्यक्ति तक नहीं पहुँच पाती हैं, ऐसी स्थिति में एक सामाजिक कार्यकर्ता जो लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर सके, उसकी बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। आप प्रोफेसर रही हैं, आपने एक अच्छा करियर छोड़कर बेटियों के लिए आप काम कर रही हैं, तो आपने इस क्षेत्र में और अपने आप को आज आप कहाँ देखती हैं? देखिए, ऐसा है, मैंने लगभग 9 साल तक अध्यापन का काम किया, जिसमें मैंने कुछ समय स्कूल में भी पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाया, और इस पढ़ाने के दौरान भी और समाज में भी सब जगह, वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, हमारा अपना घर हो, समाज का कोई भी हिस्सा हो, जैसा मैंने कहा कि मैं बेटियों के लिए, उनके अधिकारों के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए काम करती हूँ, तो हर जगह वो एक जो लैंगिक भेदभाव है वो मुझे नज़र आया। तो एक अंदर का जो आक्रोश, एक जो बचपन से पल रहा था जब मैं समाज में देखती थी तो कि महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, वहाँ से वो जो आक्रोश था, फिर जब मुझे ऐसा लगा कि शायद पढ़ने लिखने वाले लोग ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन जब मैंने देखा कि हमारी शिक्षा में ही, हम जो किताबें पढ़ते हैं उसमें भी लैंगिक भेदभाव है, हमारे जो शिक्षक हैं उनकी भाषा में लैंगिक भेदभाव है, फिर हम वो चाहे स्कूल रहा हो या कॉलेज, मैंने दोनों जगह का अनुभव लिया, फिर समाज हो, घर हो, वहाँ तो है ही ऐसी स्थितियाँ। तो वहाँ से फिर एक लगा कि नहीं, मुझे एक जिन अधिकारों के लिए मैं अंदर सोच रही हूँ, जो मेरे अंदर गुस्सा है, उसको निकालने का एक बेहतरीन माध्यम मुझे ऐसा मिल सकता है कि मैं बतौर सामाजिक कार्यकर्ता काम करूँ। और आज अगर मैं देखूँ तो मुझे जो वहाँ पर भी मैं ये काम करती थी, जब मैं कॉलेज में पढ़ाती थी, जब मैं स्कूल में भी, लेकिन समय और क्षेत्र दोनों की अपनी सीमाएं थी। अभी मेरे पास एक व्यापक संसार है, तो मैं बहुत सारी जगह तक उस काम को कर सकती हूँ, और अपने आप को मैं ये देखती हूँ कि एक छोटा सा योगदान एक सकारात्मक सामाजिक निर्माण में मैं अपना दे पा रही हूँ। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमारे समाज में पितृसत्तात्मक समाज रहा है, तो इस समाज में आप जब बेटियों के लिए काम करने समाज के बीच में जाती हैं, तो आपको किस तरह की परेशानियों या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और आप उसे कैसे दूर करती हैं? देखिए, कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकलकर काम करे, और ख़ासतौर से अगर वो महिला है, तो सबसे पहले उसको परेशानी अपने घर से आती है। इस मामले में मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मैंने कहा कि बचपन से मुझे वही माहौल मिला, और मैं और मेरे जीवन साथी, हम चूँकि एक ही विचारधारा से
के साथ हम साथ जुड़े तो मुझे इस तरह की किसी परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा। और जब घर में हमें एक सकारात्मक सहयोग मिलता है, एक जब सहयोग मिलता है हमें, तो हम बाहर बेहतर काम कर पाते हैं, हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है। लेकिन समाज में निश्चित तौर पर बहुत सारे छोटे छोटे से कदम हमने अपनी ज़िंदगी में उठाए, तब हमने बाहर बात की। जैसा मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताऊं कि मैं एक अलग जाति से संबंध रखती हूँ, मेरे जीवन साथी अलग जाति से हैं, लेकिन शादी के बाद हमने ये तय किया कि मैं अपनी बचपन की पहचान है उसको कायम रखूं। तो सामाजिक दबाव इतना ज़्यादा था कि मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊं कि मैंने पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया तो वहाँ से लेटर आ गया, मैं बैंक अकाउंट में गई तो वहाँ से लेटर आ गया कि आप अपना नाम ठीक करिए। या मैं कुछ जब लेख लिखा करती थी तो कुछ जो साथी मुझे जानते थे वो मेरा सरनेम बदल करके अपने आप ही उसको कर देते थे, उस तरीके से वो लिखने लगते थे। तो धीरे धीरे मुझे कहना पड़ा इस चीज़ को कि मैं नहीं चाहती, मैं और मेरा जीवन साथी और मैंने तय किया है कि हम ये परिवर्तन नहीं करेंगे। जब हम बराबरी की बात कर रहे हैं तो हम इस तरह का नहीं करेंगे परिवर्तन, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को समझिए कृपया। तो इस तरह के जो विरोध रहते हैं, लोगों को ये बात जल्दी समझ नहीं आती थी, उनको लगता था कि एक महिला हावी होने की कोशिश कर रही है, तो उस तरह के मुझ पर व्यंग होते थे। या समाज में और भी कदम कदम पर, या मैं जब झुग्गी बस्तियों में जा रही हूँ, कहीं काम इस तरह से लोगों से मिल रही हूँ, तो लोगों ने तरह तरह के सवाल, जैसा कि आमतौर पर हमारी एक सामाजिक सोच होती है कि एक महिला कैसे अकेले जा रही है, कैसे इस तरह से सबसे मिल रही है, तो वो रही परेशानियाँ। लेकिन मैंने उसको परेशानी के तौर पर कभी नहीं देखा, वो मेरे लिए एक चैलेंज था। और मुझे मालूम था कि अगर ये सोच नहीं होती तो मुझे ये काम करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो उसी से तो लड़ाई थी। तो ठीक है, लड़ाई और आसान होती गई जब लोग सामने आते गए। तो जैसे लड़ाई आसान होती गई, तो इस दौरान जो समाज है वो कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट करता नजर आया कि आपके विरोध में भी खड़ा नजर आया? दोनों तरह के लोग थे। जैसा मैंने कहा कि लोग व्यंग भी करते थे कई बार कि क्या पागलपन है, नौकरी छोड़ करके आप इसमें आ रहे हो, और भी तरह तरह के, जैसे मेरे घर परिवार के लोगों को भी कहा जाता था कि मतलब एक जो सामाजिक वो है। तो दोनों तरह के लोग मिले मुझे, सहयोग तो भी। उस दौर में आपको ज्यादा पुरुषों का विरोध झेलना पड़ा या महिलाओं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप महिलाओं की या बेटियों की आवाज उठाती रही हैं, तो आपको किस कठिनाई का ज्यादा सामना करना पड़ा? ये जो पितृसत्तात्मक सोच है ना, दरअसल ये सोच, पितृसत्तात्मक सोच सिर्फ पुरुषों की नहीं होती है, ये एक सोच है। और ये सोच जो एक सामाजिक हमारे यहाँ कुव्यवस्था हम कहें, अव्यवस्था भी मैं नहीं कहूँगी, तो जो कुव्यवस्था है उसके तहत ये सोच है एक, जो ये महिलाओं में भी होती है। तो मतलब हम भी बेटों को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, हम भी अपने आप को कमतर समझते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि महिलाओं ने या पुरुषों ने मुझे ज़्यादा विरोध किया, एक सामाजिक समझाने के बाद वो मानते भी हैं उस चीज़ को, तो मैं उनको विरोध करना नहीं कहूँगी। मैं ये कहूँगी कि जो बरसों से, सदियों से सोच चली आ रही है वो उसका प्रदर्शन करते थे और मैं अपनी सोच का प्रदर्शन करती थी। तो कई बार मैं जीतती थी, कई बार वो जीतते थे, लेकिन उनके जीतने के बाद उनकी लड़ाई खत्म हो जाती थी, मेरे हारने के बाद मैं अपनी लड़ाई और तेजी से शुरू करती हूँ। आपने अपनी सामाजिक संस्था के माध्यम से समाज के कई वर्गों में गई हैं, कई जगह काम किया है, तो उसके परिणाम आपको किस प्रकार से देखने को मिलते हैं? देखिए, कोई भी बदलाव एकदम तो नहीं होगा, तो ये चीज़ हमें मालूम है, इसलिए हम कभी भी बहुत बहुत बड़ी उम्मीद लेकर नहीं जाते हैं कि हम सब कुछ बदल डालेंगे, इस तरह से नहीं जाते हैं। लेकिन हम जब भी हमने कोई भी एक भी कार्यक्रम किया, और हर कार्यक्रम में हमें कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा ज़रूर मिलता है जो कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद हमसे ये कहता है कि हाँ वो गलत था, और वो अब से ऐसा करेगा, या कई बार बहुत अच्छे सुझाव भी आते हैं सामने। या एक छोटा सा उदाहरण बताऊं कि हम लोग कुछ दंपतियों के साथ इस विषय पर काम कर रहे थे कि लिंग चयन आधारित गर्भपात ना करें और इस तरह की बातों को लेकर के। तो पूरे कार्यक्रम के ख़त्म होने के बाद एक महिला जो बुर्के में थी, उसने खड़े होकर के हमसे ये बात कही कि मेरे 2 बेटियां हैं और मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस चीज़ का कि एक लड़का तो होना ही चाहिए, लेकिन आज मेरे अंदर ये हिम्मत आ गई है कि मैं इस चीज़ का डटकर विरोध कर सकती हूँ। तो ये जो छोटी छोटी सी जीत होती हैं, ये लगभग हर कार्यक्रम के बाद मिलती हैं। और ख़ासतौर से युवाओं से जब हम बात करते हैं, कॉलेजेस में जब हम वर्कशॉप्स करते हैं और नाटकों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से जब हम लोगों से बात करते हैं, तो परिवर्तन मिलते हैं, देखने को मिलते हैं हमें परिवर्तन।
हम बात करते हैं कि बेटियों को समाज में बराबर अधिकार प्राप्त हैं, कानून के लिहाज से भी उनको बेटों के बराबर अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन क्या हमारा समाज इसे सहज स्वीकार कर पाता है, या फिर आज भी हमारे समाज में इस तरह की कई कठिनाइयां देखी जाती हैं जहां बेटियों को अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है? ये तो अभी शुरुआत है। मतलब बेटियों के हक की बात पिछले कुछ सालों से शुरू हुई ऐसा तो नहीं कहूँगी, सदियों से कुछ ना कुछ महिलाएं इस बात को उठाती रही हैं, लेकिन अब हमारे पास माध्यम बहुत सारे हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक आपके ये माध्यम है, दूरदर्शन है, तो हम इस तरह से चर्चाओं में हम जितनी बात करेंगे, और ये एक मानसिकता जब तक हमारी ख़त्म नहीं होगी तब तक हम कितने भी कानून बना दें, कितने भी अधिकार किताबों में लिख दें, क्योंकि अधिकार आज से नहीं लिखे जा रहे हैं। किताबों में हमारे यहाँ तो सदियों से हम बेटी को बहुत महत्वपूर्ण बताते आ रहे हैं, फिर ऐसा क्या कि हुआ कि हम बेटी को ही कोख में मारने लगे। तो दरअसल जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, हम बहुत अच्छे कानून बना दें, हम बहुत अच्छी बातें लिख दें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो वो भी ज़रूरी है। कानून का अपना डर भी कई बार बेटियों को बचा लेता है, कई बार उनको अधिकार दिलाता है, तो उसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन उसके लिए लड़ना पड़ता है, और जब हम मानसिकता में परिवर्तन कर लेंगे तो वो सहज रूप से उसको मिलेगा। तो हमारा समाज क्या इस चीज़ को स्वीकार कर रहा है कि नहीं, बेटियां आज बेटों से आगे हैं या उनसे बढ़कर हैं? समाज स्वीकार कर रहा है, कई जगह पर दिख रहा है हमको, सकारात्मक परिवर्तन भी है। और सबसे पहले तो हम इस वाक्य से भी परहेज करना चाहिए हमें कि बेटियां बेटों से आगे हैं, या कई बार हम बात करते समय ये कहते हैं कि बेटियां बेटों से बेहतर होती हैं। मुझे लगता है कि हमको बात बराबरी की करनी है, हमको किसी को आगे, इससे ये हमें दिखने लगता है। कई बार एक छोटे से बच्चे ने एक बार मुझसे सवाल भी किया था कि आप बेटियों के लिए काम करती हैं, हमारे लिए उनको आगे बढ़ाती हैं, हमारे लिए कब काम करेंगी? तो बात बहुत सामान्य सा था सवाल, लेकिन वाकई कि हम किसी को ऊंचा दिखाने का काम नहीं कर रहे हैं, हम किसी को आगे ले जाने का काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ साथ चलने की बात कर रहे हैं। तो बेटे और बेटी दोनों समान रूप से आगे बढ़े, ये एक सपना है हमारा और पूरा भी होगा। लिंग चयन आधारित गर्भपात के मामले सामने आते हैं, उसको ये कठोर कानून भी बने हुए हैं, लेकिन समाज में अक्सर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जी। और ये ऐसा नहीं कि शिक्षित वर्ग में भी ऐसे मामले सामने आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं किस मानसिकता की ओर हमें इशारा करते हैं? दरअसल देखिए, बाजार एक जिस तरह से भूमंडलीकरण बढ़ा, बाजार तो पहले क्या होता था, बच्चे जितने हो रहे हैं होते जा रहे हैं, लड़की को हक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो एक अलग मुद्दा होता था। उस मानसिकता से पाला जाता था कि पराई है, लेकिन कम से कम उसको जन्म लेने का अधिकार तो मिलता था। और गर्भ में तो नहीं मारते थे जन्म लेने के बाद, लेकिन कुछ एक क्षेत्र थे जहां हम सुनते हैं किससे कि बेटी को जन्म लेने के बाद उसको खत्म कर दिया जाता था। लेकिन अब लोग परिवार सीमित करने के नाम पर कहते हैं हमें परिवार सीमित रखना है, इसलिए हम इस तरह से गर्भपात करा लेते हैं, लिंग चयन करा के, क्योंकि हमें एक बेटा और एक बेटी ही चाहिए, तभी हमारा परिवार पूरा होगा। तो वही बात बार बार आती है कि ये जो हमारी मानसिकता है, इसमें जब तक हम संतान को संतान के रूप में नहीं देखेंगे, बिल्कुल वो लड़का है, अगर हमारे 2 बेटे हैं जी, अगर हमारा पहला बच्चा बेटा है तो हम दूसरा बच्चा बेटा होने पर, पता चलने पर कभी उसको खत्म नहीं करेंगे जी, बिल्कुल, क्योंकि हमारे मन में उसके लिए एक अपराध का भाव आ जाता है, बेटे को खत्म करना। तो दरअसल मानसिकता का प्रश्न है ये, और पढ़े लिखे लोगों में लिंग चयन आधारित गर्भपात बहुत ज्यादा होते हैं। ये तो हमारे आंकड़े भी बताते हैं कि ये अशिक्षित लोगों की तुलना में पढ़े लिखे लोग ज्यादा करते हैं, कि वो एक बच्चे के बाद लिंग चयन करके और फिर उसको गर्भपात करते हैं। तो इसका, बल्कि अगर हम आदिवासी क्षेत्रों में चले जाएं तो हमें वहाँ पर लड़कियों के, महिलाओं के अधिकार भी दिखते हैं कई बार, और ये मारने जैसी कोई बात वहाँ पर होती भी नहीं है। तो इस पर भी हमें विचार करना चाहिए कि कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो बेटियों के लेके कई संस्थाएं भी काम करती हैं, सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हों, कई योजनाएं बनाती हैं, कई योजनाएं संचालित हो रही हैं, उनका ग्राउंड पे भी कई जगह काम दिखता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं समाज के हर वर्ग तक शायद जागरूकता की इसे कमी कहेंगे, या ये चीज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं। तो इसके लिए आप किन चीज़ों को जिम्मेदार मानती हैं? देखिए, ये एक पूरी एक मानसिकता के साथ लड़ाई है। तो इसमें हमें हमारे विरोधी जो है वो, मतलब जो मानसिकता है हमारी विरोधी के रूप में, वो हमें दिखती
नहीं है। हम सिर्फ उसको सुन सकते हैं, उससे होने वाले नुकसान देख सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को काम करने की ज़रूरत है। काम हो रहे हैं, अलग अलग जगह सरकारी योजनाएं भी हैं। तो हम उसमें कई बार जब हम लड़ाई में अगर जीत नहीं हमको मिल पा रही है, सफलता नहीं मिल पा रही है, तो हमें अपने रणनीति पर भी विचार करना चाहिए कि हम लड़ाई तो लड़ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लड़ाई गलत दिशा में लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो सरकारी योजनाएं भी हैं, लेकिन हम जैसी बच्ची पैदा होती है, हमने कहा उसके विवाह तक हम उसको इतना पैसा विवाह के समय देंगे, तो विवाह की योजना हमने बना दी, लेकिन हम कहीं ना कहीं वापस उसमें कि हम विवाह के समय बेटी को ये चीज देंगे, तो जन्म से ही हमने फिर वहीं ले जाकर खड़ा कर दिया। कहीं ना कहीं हमने हमारे जो मानसिकता है उसको एक सांचे में ढाल लिया। सांचे में ढाल लिया कि जन्म हुआ तो वो चाहे सरकारी योजनाएं हो या जो काम किए जा रहे हैं, मतलब बेटी को बचा लो, और उसको उसके अगर हम अधिकार नहीं देंगे, अगर हम उसको उसका सम्मान नहीं देंगे, जैसे हमने कहा कि हम जिस संस्था के साथ काम करते हैं, हमारी संस्था का सूत्र वाक्य है कि कोख से संसार तक बचे बेटी ससम्मान जिए बेटी। तो खाली उसको कोख में नहीं बचाना है, बल्कि पैदा होने के बाद भी उसको सम्मान से भी, मतलब वो चाहे बिल्कुल पैदा हुई बच्ची हो या एक लंबे उम्र वाली महिला हो, जी बिल्कुल, तो हर एक को सम्मान के साथ जीने का अवसर मिलना चाहिए। और अगर हम जिस दिन से इस मानसिकता में जीने लगेंगे, मुझे लगता है, मतलब मेरा विश्वास है कि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। जाहिर है सामाजिक क्षेत्र में काम करने के लिए समय तो खर्च होता ही है, उसके साथ साथ पैसों भी खर्च होते हैं, तो इन सब चीज़ों को आप किस तरीके से मैनेज कर पाती हैं? देखिए, जैसा मैंने बताया कि मैंने तो नौकरी छोड़ दी है, तो मेरा अपना तो कोई जरिया नहीं है कमाई का, लेकिन मेरे कुछ मित्र हैं जो अपने पास से थोड़ा थोड़ा सा धन मुझे देते रहते हैं, और जब मैं कोई कार्यक्रम तय करती हूँ तो सहयोग मिल जाता है लोगों का। और पिछले 10 सालों से हम लोग इस तरह से काम कर रहे हैं कि साथियों का सहयोग मिलता है, और कोई भी आप इस तरह का आंदोलन लेकर चलें तो मुझे नहीं लगता कि पैसा एक बहुत बड़ी ज़रूरत होती है, लेकिन पैसे की कमी रुकावट नहीं बनी आज तक मेरे काम में। कुमुद जी, जैसे आपने बताया कि पैसे की कमी रुकावट नहीं बनी, तो समाज में जब आप जाती हैं तो क्या इसके लिए कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है कि यहाँ जहाँ भी आप पहुँचती हैं वहाँ समाज के कुछ लोगों को इकट्ठा करके या उनको जागरूक करने के आपके कार्य प्रणाली किस तरीके से रहती है? देखिए, हम लोग अलग अलग स्तर पर काम करते हैं। जब हमें कोई सहयोग मिल जाता है तो हम बहुत व्यवस्थित कार्यक्रम और तयशुदा कार्यक्रम करके फिर उसको उस तरह से करते हैं कैसे हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन हम हर वक्त उसका इंतज़ार नहीं करते। तो अब हमने उसको जीवन का एक हिस्सा बना लिया। जैसे हम किसी कार्यक्रम में गए तो मान लीजिए किसी महिला का जन्मदिन है, कहीं शादी है, तो ये एक बेटियों से जुड़ा हुआ बड़ा अच्छा समय होता है जब लोग इमोशनल भी होते हैं। उस वक्त पर हम इसको भाषण की तरह नहीं, लेकिन हम नाटक और गीतों के माध्यम से ज़रूर महिलाओं से और पुरुषों से बात करते हैं, और उसके बहुत अच्छे प्रभाव हमने देखे हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दे दूं कि हमारे यहाँ, हमारे भारतीय उसमें संस्कृति में जितने बच्चे के जन्म के गीत हैं वो सब बेटे के जन्म के हैं। राम जन्मे, कृष्ण जन्मे, बेटी के जन्म के लिए गीत लिखे ही नहीं गए हैं, और जो लिखे गए हैं उसमें नकारात्मक विचार आए हैं। जैसे एक लोकगीत मैंने सुना जिसमें था कि भाभी मैं कैसे अपना दुख छुपाऊं तुमसे, कि बेटी सुन के बाबा के हाथ की लाठी छूट गई। तो इस तरह के गीत बने हुए हैं। तो हमने ये काम किया कि कहीं समाज की नेगेटिविटी तो हमने एक सकारात्मक लोकगीत लिखे कि बेटी के जन्म पर इस तरह का वातावरण हो, ऐसे लोकगीत लिखे। तो अब हम जब इस तरह के, तो हमने पैसों की जो कमी है उसको हम ऐसे दूर कर लेते हैं कि अगर हम अपने व्यक्तिगत कामों से भी कहीं जा रहे हैं तो हम वहाँ पर जागरूकता के लिए कार्यक्रम कर लेते हैं। अगर हम अपने गांव जा रहे हैं तो हम वहाँ की बेटियों के साथ, वहाँ के लोगों के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, हम उस तरह से काम करते हैं। समाज में कई सामाजिक संस्थाएं काम करती हैं, उनके साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़े रहते हैं, लेकिन आज हमने देखा है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी शक की निगाह से देखा जाता है। या तो समाज में वो सही रूप से अपना संदेश नहीं पहुंचा पाते, या उनकी जो मंशा है काम करने की वो बेहतर नहीं होती। तो आप इसके लिए किसे जिम्मेदार मानती हैं? भ्रष्टाचार। क्योंकि आज ऐसा कौन सा वर्ग है जिसे हम शक की नज़र से नहीं देखते? आप टीचर्स देख लीजिए, आप डॉक्टर्स देख लीजिए, आप हमारे राजनीतिज्ञ देख लीजिए, आप किसी को भी उठाकर देख लीजिए, हर जगह हम शक पहले करते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। और तो सामाजिक कार्यकर्ता का जो क्षेत्र है वो भी अछूता नहीं है उससे, क्योंकि सब इसी ज़मीन पर सब पले बढ़े हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ी होगी, मैं इस बात से इनकार नहीं करती। तो
शक की नज़र से हम चूंकि सबको देख रहे हैं, समाज का एक हिस्सा हम भी हैं, तो हम अब इसमें सिर्फ हमको करना ये है कि हम किसी की बातों पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। जब हम किसी से जुड़ना चाहते हैं, वो चाहे पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, तो जब हमको ये लगता है कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं करना है, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हर व्यक्ति सामाजिक कार्यकर्ता बन जाए। अगर वो जागरूक हो जाता है तो गलत काम नहीं होगा। जी बिल्कुल। तो सामाजिक कार्यकर्ताओं का क्षेत्र भी उससे अछूता नहीं है। जिस तरीके से बेटी बचाने या बेटी पढ़ाने के लिए सरकारें काफ़ी फोकस किए हुए हैं इन क्षेत्रों में, तो कहीं ना कहीं इससे हमारे जो समाज में जो शिक्षा का स्तर है वो बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं क्या बेटियों का इनको सीधा लाभ मिल पा रहा है? देखिए, शिक्षा का स्तर मतलब शिक्षित लोग ज़्यादा होते जा रहे हैं, डिग्रीधारी लोग बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, बेटियों को लोग पढ़ाने लिखे लगे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने कहा कि डिग्री वाली पढ़ाई एक बिल्कुल अलग चीज़ है और जागरूक होना एक बिल्कुल अलग चीज़ है, क्योंकि हमारी पूरी पढ़ाई के दौरान, जैसा मैंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारी पुस्तकों में भी कई बार लिंग भेद मिलता है। जी बिल्कुल। वहाँ पर भी तो हम जब तक उस बदलाव की बात नहीं करेंगे शिक्षा में भी, तब तक हम ये शिक्षा भी बेहद ज़रूरी है। लेकिन अगर इसके साथ में अगर हम उनको जागरूक भी करते चलें, अगर हम बराबरी की बात भी करते चलें, और सिर्फ इस लिंग भेद की बात नहीं है, हम समाज के जितने भी हमारे मुद्दे हैं हम उन सब की जानकारियां भी उनको शुरू से देते रहें, तब जाकर बदलाव आएगा, ऐसा मुझे लगता है। कुमुद जी, आपकी सामाजिक संस्था का ध्येय वाक्य है बेटी बचाओ धरती बचाओ, तो इसके पीछे आपकी क्या सोच रही है? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। जब हम कहते हैं कि ये बचाओ, ऐसा बचाओ, पेड़ बचाओ, ये करो, जल बचाओ, मुझे लगता है कि जल, पेड़, ये सब आपके जीवन से हर पल जुड़े हैं, लेकिन हमसे सीधे हमको दिखते नहीं हैं जुड़े हुए। लेकिन बेटी तो हमको सीधे दिखती भी है हमसे जुड़ी हुई। तो जब हम बेटी के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे, अगर हम महिला के प्रति संवेदनशील नहीं हैं, तो ये तमाम सारी चीज़ें जो निश्चित तौर पर हमारे हर समय के लिए ज़रूरी है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, हम उनके प्रति संवेदनशील हो ही नहीं सकते। जो हमारे साथी हैं, जो हमारी आधी आबादी है, अगर हम उस इंसान के प्रति हम संवेदनशील नहीं हैं, तो संवेदनशीलता का स्तर हमको देखना पड़ेगा। तो इसलिए हमने कहा कि बेटी बचाओ धरती बचाओ। मतलब अगर आप बेटी के प्रति संवेदनशील हैं, अगर आप अपने साथी के प्रति संवेदनशील हैं, तो आप एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, और फिर आप समाज के हर मुद्दे पर संवेदनशील होंगे, और वही ज़रूरी है। आज के आधुनिक युग में ज़्यादातर हमारे समाज का हर वर्ग कहीं ना कहीं जागरूक नज़र आता है, तो आप हमारे समाज में इस दौर को देखते हुए आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो बेटियों को बचाने के लिए किस तरीके से आगे बढ़े और काम करें? मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अपने दिमाग से बहुत सारी वो चीज़ें निकाल दें जिसमें औरतों को, बेटियों को कमतर आंका जाता है। बराबरी के अवसर दें, जन्म से लेकर उसकी शिक्षा से उसके खेल के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, हर क्षेत्र में उसको बराबरी का अवसर दें बेटी को, और एक बेहतर समाज आप अपने जीते जी देख पाएंगे। बहुत कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ आप उसको समानता के अवसर देते जाएं, और एक बेहतरीन समाज जिसमें हम जीना चाहते हैं, जिसमें बेटियां भी बेखौफ होकर जिएंगी, एक ऐसा समाज हम देख पाएंगे। जी बिल्कुल, एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए जिस तरीके आपने बात कही, बेटी बचाने की जो हमने बात की आज, तो ऐसे कई पहलू हैं जिनको पे हमने चर्चा की। साथ ही एक सामाजिक संस्था के माध्यम से हम किस तरीके से समाज को जागरूक कर लें, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम फिर हाजिर होंगे किसी ऐसी हस्ती के साथ जो समाज से जुड़े उल्लेखनीय कार्य कर रही हो। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।